स्टार्ट करते हैं आज से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि क्लास 12th के लिए है आपके लिए। और जो सिलेबस था इसका क्या क्या हमको पढ़ना है वो लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो यहाँ पर है इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है, स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का ओरिजिनेशन जो है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, ठीक है। और स्टैटिक का क्या मतलब होता है, रेस्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन का बेसिकली मतलब किससे है, ये मतलब है आपका चार्ज से, मतलब रेस्ट चार्ज के बारे में। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तब कौन कौन सा प्रॉपर्टी शो कर सकता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज के पास होगा, इसको स्टडी करने के लिए फिजिक्स के जिस पार्ट में प्रोविजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपसे कोई पूछे तो हम ये लिख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज एंड प्रॉपर्टीज। हम लोग क्या करते हैं, ये फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब जो पूरे के पूरे चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि एनसीईआरटी में 3 चैप्टर में दे रखा है, 3 भाग में बांटा है। अगर आप एचसी वर्मा पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये 3 चैप्टर है। इसमें यही चीज होने वाला है कि रेस्ट चार्ज अगर रखा रहेगा तो कौन कौन से प्रॉपर्टी शो कर सकता है और क्या क्या उनका बिहेवियर आ सकता है। यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। नौ यहाँ पर क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आया है वो है चार्ज। कि सबसे पहले चार्ज वर्ड आया कहां से, चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सभी चीजों को पहले हम डिटेल से स्टडी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यानी कि ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग आज समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ चार्ज, चार्ज की बैकग्राउंड कहानी समझ लेते हैं कि चार्ज आखिर आया कहां से। सबसे पहले इसके बारे में किसको पता था, कैसे आइडिया लगा। तो सबसे पहले जो चार्ज के बारे में 600 बीसी यानी ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर कास्ट क्या हुआ कि ग्रीक्स मानी ग्रीक, ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि फर्स्ट डिस्कवर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ अंबर विथ रब्ड व्हेन रब्ड, ठीक है। ये अंबर क्या होता है, एक तरह का फॉसिलाइज्ड रेजिन होता है। फॉसिलाइज्ड रेजिन क्या होता है कि यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि लकड़ी है, तो लकड़ी को अगर आप उसके छाल को क्या करते हैं कि निकालते हैं, ठीक है, कट कर देते हैं। तो कट करने के बाद लकड़ी में क्या होता है कि छोटा सा लिक्विड टाइप का निकलता है, और ये निकलने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, जम जाता है। जमने के बाद बहुत अच्छा, मतलब वो देखने में लगता रहता है चमकीला टाइप से, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो वही क्या होता है, यहाँ पर अंबर होता है। जब अंबर को रब्ड किया गया, रबिंग किया गया, कब, 600 बीसी में, तब जो है देखा गया कि ये चीज अट्रैक्ट कर रहा है। इसके अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सामने आई अंबर का। तो अट्रैक्ट हो रहा था, तब यहाँ से कुछ कुछ आइडिया ऐसे लगा कि इसमें कुछ ऐसा है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। विदाउट अगर नहीं होगा तो फिर कुछ अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आइडिया लगा था 600 बीसी में, आपको अंबर और रब के बारे रब किया गया, तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगा था। लेकिन उतना क्लियर ये चीज नहीं उस समय पता लग पाया था। इसमें बहुत सारे और ज्यादा इन्वेंशन होते चले गए। फिर आया यहाँ पर 1600 एडी आया, यानी कि यहाँ पर कितना समय लगा, तो 6 देख सकते हैं, यानी 2200, ठीक है, ईयर। इतना समय के बाद फिर जो है एक साइंटिस्ट आया, विलियम गिलबर्ट, ठीक है। विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर से अपना एक्सपेरिमेंट किया, नेचर को देखा और इलेक्ट्रिक बॉडी रिपेल एज वेल एज अट्रैक्ट। इन्होंने कहा कि देखिए, इलेक्ट्रिक जो बॉडी है ये सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं करता है, ये रिपेल भी कर सकता है। ये चीजें देखिए, यहाँ पर ये अंबर से इसको दिखाई दिया। और इन्होंने भी क्या किया, फ्रिक्शनल ही एक्सपेरिमेंट किया था। रबिंग का मतलब होता है फ्रिक्शनल। तो इन्होंने भी क्या किया था, गिलबर्ट साहब ने फ्रिक्शनल एक्सपेरिमेंट ही किया। और फ्रिक्शनल एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जैसे कि आप सिल्क क्लॉथ को अगर किसी प्लास्टिक से अगर आप रबिंग करते हैं, ग्लास से अगर आप रबिंग करते हैं, तो ये करके देखा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अट्रैक्ट और रिपेल दोनों कर सकता है। अंबर से क्या हो रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, और यहाँ पर अट्रैक्ट और रिपेल दोनों, इसको गिलबर्ट को पता चला।
ये समथिंग ऐसा बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हो पाया था यहाँ तक भी, ठीक है। सिर्फ इनको कुछ कुछ ऐसा लग रहा था, आभास हो रहा था कि ऐसा समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है जिससे अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है। तो ये कहानी थी कब की, 1600 एडी की। नौ अब 1735 एडी में हम लोग आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ड्यूफाय, ये एक साइंटिस्ट का नाम है ड्यूफाय, इन्होंने क्या किया कि टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 1735 आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। अगर देखेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा इसके बारे में स्टडी है नहीं सिलेबस में, फिर भी थोड़ा हम लोग नाम जानेंगे जैसे जैसे यूज पड़ेगा, कि दो डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहाँ पर ड्यूफाय क्या किए कि स्टडी करके बताए। बहुत ऐसा कुछ स्टडी मतलब नहीं कर पाए कि यहाँ से कुछ थ्योरी निकाल के चलिए, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कैसे कैसे इसके बारे में पता चला। आगे जब आया 1735 एडी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये फ्रैंकलिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट। ये तो हम लोग जानते भी है, पढ़ाया भी हम लोगों को जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट। बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट में क्या था, जो क्लॉड वाला था, ठीक है, उन्होंने क्या एक बार पतंग उड़ा रहा था कैट्स, और जब बिजली आसमान में, जब थंडर स्टॉर्म यहाँ पर आसमान में हुआ तो उसको क्या लगा, झटका लगा। तो ये सारी एक्सपेरिमेंट जो है करने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन का यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब चार्ज दो तरह के होते हैं, इसका कंसेप्ट आया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का आप जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर देख सकते हैं आप चीजें, ठीक है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का काफी इंपॉर्टेंट ये रोल रहा है। तो इसके बारे में जो बच्चे हैं अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो क्लास 7 और 8 का बुक है, ठीक है, या फिर आपको नेट्स पर ही मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत आर्टिकल पढ़ लेंगे तो थोड़ी चीजें समझ में आ जाएगी। बस यही बेसिकली था जिस तरह का आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। नौ 1770 एडी में अब आगे हम लोग, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ पोस्टुलेट किया गया कुलम्स के द्वारा। कुलम्स का जो लॉ है, कुलम्स लॉ क्या कहता है, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्ज के बारे में, प्लस और माइनस के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए 1750 में कि एक चार्ज प्लस हो सकता है और दूसरा चार्ज क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है। तो प्लस प्लस चार्ज रहेगा, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा तब भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स कितना होगा दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड, अगर अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। तो ये चीजें क्या होगा कि 1770 में इनवर्स स्क्वायर लॉ के जरिए कुलम्स ने ये किया था। तो कुलम्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। अब यहाँ से हमारा स्टडी वाला पोर्शन शुरू होता है। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था 1890 एडी में आके, कि चार्ज क्वांटाइट होता है। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइट होता है। तो ये जो बेसिकली ये तीन जो है आपका डेट, ये बहुत ओल्ड है, ठीक है। इस समय तक बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कंक्लूजन नहीं आ पाया था, और बाद में ये सब चीजें जो है हमारे काम लायक है। इसमें हम लोग प्रत्येक का स्टडी करेंगे, जैसे कुलम्स लॉ पढ़ेंगे, थॉमसन का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फ्रैंकलिन का प्लस माइनस दो तरह का चार्ज होता है, इन्होंने स्पष्ट कहा। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। बहुत ज्यादा ये एग्जाम में ऐसे आएंगे नहीं, ये थ्योरेटिकल टाइप से नहीं आएंगे लॉन्ग आंसर में। हो सकता है कभी कभी ये तीनों, ठीक है, ये तीनों का डेट वगैरह और किससे कौन रिलेटेड है, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जे थॉमसन है कि कुलम्स से फ्रैंकलिन है, कौन किससे रिलेटेड है, ये आ सकता है रेयरली, ठीक है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर ये चार्ज के जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है यहाँ से आई, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए पहले। अब हम लोग समझते हैं कि चार्ज अब है क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद। तो चार्ज क्या है, इसको डिफाइन किया गया कि इट इज द properties ऑफ मैटर या फिर मटेरियल, दोनों लिख सकते हैं, मटेरियल ड्यू टू विच इट गेट इंटरेक्टेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चार्ज को डिफाइन किया कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज किसी भी मैटर या फिर मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो मैटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्ट होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि चार्ज किसी भी
मैटर का वैसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चार्ज, किसी भी मैटर का वैसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इंटरैक्ट होता है। अब यहाँ पर दो वर्ड समझने वाली है कि इंटरैक्ट, ये मिलके बना है इंटरैक्शन से, INTERACTION, इंटरैक्शन। और ये क्या है आपका इलेक्ट्रो और प्लस यहां पर आ गया आपका मैग्नेटिक, ये दो वर्ड्स, ठीक है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। देखिए इंटरैक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरैक्शन का मतलब होता है आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि जो डुअल, जैसे कि पेरेंट्स वर्ड है, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, यानी कि दोनों हो गए, तो अगर इंट्रैक्शन कहीं वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब अट्रैक्ट भी हो सकता है और रिपेल भी हो सकता है। तो चार्ज में ये प्रॉपर्टी पाया जाता है कि चार्ज क्या कर सकता है, सिमिलर नेचर का अगर चार्ज रहेगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन अगर डिसिमिलर नेचर का चार्ज रहेगा तब दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो इंटरैक्टेड यूज किया गया है, इंटरैक्शन वर्ड यूज किया गया है। और देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आप सबसे पहले समझिए कि फील्ड क्या होता है। फील्ड को कॉमनली हम लोग इन जनरली ऐसे समझ सकते हैं कि कहीं पर आग जल रहा है, ठीक है, तो उस अगर कहीं पर आग जल रहा है तो उसके चारों तरफ क्या होता है कि उसका जो गर्मी है, जो हीट है, वो फैल जाता है इस तरीका से। तो अगर उस रीजन में कोई अगर आएगा तो उसको गर्मी लगेगा, तो जितना दूर तक उसका गर्मी फैलता है तो हम बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी का वो यहाँ पर उतना दूर फील्ड है। जैसे सपोज दैट कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग, मेरे हाथ में एक डंडा, और डंडा मेरे हाथ में ऐसे करके मैं रखा हो, और ऐसे करके जहां तक ये डंडा चली जाएगी उतने बच्चे मेरे डायरेक्ट रेंज में आ गए, मतलब मेरा जो रेंज है आपको पीटने का, है ना, नहीं पढ़ेंगे तो वहां तक है, तो दैट इज द मेरा रेंज वहां तक है, मेरा फील्ड वहां तक है। तो जितनी सारी चीजें यहाँ पर है इस दुनिया में, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ फील्ड होता है। जस्ट लाइक अगर क्रिमिनल का भी अपना इलाका होता है, फील्ड होता है, कि वो भी अपने फील्ड में बादशाह होते हैं, और जहां पर उसका फील्ड होता है उस फील्ड में क्या करता है कि ऐसा नहीं कि फील्ड है, ये आपको पता कैसे चलता है कि फील्ड है, तो वहां पर अपना कुछ एनर्जी स्टोर करके रखता है प्रत्येक क्रिमिनल। कैसे, तो अपना आदमी रखता है। अगर उस इलाके में कुछ एक्टिविटी वैसा ही हो रहा है जैसा कि जिसका इलाका है, जिसका फील्ड है, उसको करना चाहिए, तो वो उसको क्या करेगा, दबा देगा कि अरे मेरे इलाका में कौन ऐसा के बदमाशी कर रहा है। अगर बदमाशी ही वहां पे करता है, गुंडागर्दी करता है, तो वहां पर क्या होगा कि वो उसको जाके प्रभावित करेगा। प्रभावित कैसे करेगा, अरे तुम मेरे इलाका में आ गया, तो उसको दो चीज करेगा, या तो अपनी तरफ मिला लेगा या फिर उसको मार के दूर भगा देगा। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक मेरा फील्ड है, इतना इतना दूर मेरा फील्ड है, या फिर किसी क्रिमिनल का अपना फील्ड होता है जहां पर वो इफेक्ट अपना दिखाता है, प्रत्येक चार्ज पार्टिकल का, प्रत्येक मैसिव बॉडी का, यानी जिसके पास मास हो, प्रत्येक मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रो का मतलब तो चार्ज से हो गया बेसिकली। तो चार्ज अगर कहीं पे रखा हुआ है सपोज दैट, तो ये चार्ज क्या करता है कि अगर इसके बगल में कोई दूसरा चार्ज हम रखते हैं तो इसको खींच लेता है या फिर दूर भगा देता है। मतलब क्या है कि इस चार्ज का यहाँ पर फील्ड है। तो चार्ज का क्या होता है, चारों तरफ अपना वो फील्ड फैला के रखता है, यानी प्रभाव क्षेत्र फैला के रखता है। और साथ ही साथ मैग्नेट भी ऐसा करता है। मैग्नेट को तो आप जनरली देखे ही होंगे एक्सपेरिमेंट में कि अगर कोई मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है, और यहाँ पर कोई आयरन का फीलिंग्स लाते हैं तो उसको क्या करता है, खींचने लगता है। खींचता कैसे है, क्योंकि मैग्नेट का वहां पर फील्ड है, रीजन है मैग्नेट का वहां पर। तो वो क्या करता है कि अपने ही जैसा किसी दूसरे मैग्नेट को खींच लेता है। एक और चीज फील्ड की एक खासियत होती है कि जो भी फील्ड होता है, ये फील्ड अपने ही जैसे नेचर वाले चीजों को इंटरैक्ट करता है, यानी कि अट्रैक्ट और रिपेल करता है। जैसे ये जो मैग्नेट है, किसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले जो ऑब्जेक्ट है, किसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले जो मैटर है, उसी को ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा, यानी अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन करेगा।
जो चार्ज पार्टिकल है वो अपने चार्ज के नेचर वालों के साथ ही ऐसा काम करेगा कि चार्ज को ही प्रभावित करेगा। जस्ट एज एन एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दुकान है इस मार्केट में, ठीक है, किराना का दुकान है, और किराना का दुकान है तो उसके बगल में एक दूसरा किराना का दुकान खुल गया है, तो जो कस्टमर है इस कस्टमर को क्या करेगा, वो बगल वाले जो किराना की दुकान है उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, अब सपोज दैट कि किराना दुकान नहीं खुला बगल में, अब ये खुल क्या गया है कि हार्डवेयर का दुकान खुल गया, तो क्या इस हार्डवेयर दुकान को इससे कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, कोई प्रभावित नहीं इसको कर रहा है। मतलब जो कंपटीशन होता है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले के साथ ही कंपटीशन होता है, वो उसी के बच्चा को इधर उधर कर सकता है, ना कि वो किसी ये बोल सकते हैं ज्वेलरी शॉप जो वाले हैं उनके कस्टमर को इधर उधर करेगा। हाँ, लेकिन जो ज्वेलरी शॉप का होगा वो ज्वेलरी शॉप के साथ उसका कंपटीशन चलेगा, किसी होटल का कंपटीशन किसी होटल वाले कंपटीशन के साथ हो सकता है। तो ये चीज है कि मतलब जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को ही अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। जो मैग्नेट है किसी दूसरे मैग्नेट को ही, मैग्नेट हो या फिर उसी के जैसा प्रॉपर्टी वाला हो, उसी को अट्रैक्ट कर देता है। अब उसी के जैसा प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? सपोज दैट कि यहां पर क्या है कि एक कोई जो है किसी अपना भेष बदल के, ठीक है, वो अपना भेष बदल के आ गया है और वो मार्केटिंग कर रहा है। सपोज सबसे बढ़िया हम ये देते हैं, चलो किराना का दुकान ही है। अब क्या हुआ है कि एक बंदा आया, वो किराना के दुकान वाला तो नहीं है लेकिन उसी के जैसा काम कर रहा है, मतलब उसका भेष कुछ और है लेकिन वो काम उसी कैसा कर रहा है। कर क्या रहा है कि जो सप्लाई है, जो किराना दुकान से सामान मिलता है उनको डायरेक्ट सप्लाई कर दे रहा है, ठीक है, छुप के कर दे रहा है, उसके भेष में नहीं है फिर भी कर दे रहा है, तो उसी के जैसा नेचर हुआ ना। उसी मान लेते कि कोई सपोज दैट कि कोई क्रिमिनल है, उसके रीजन में क्या हो रहा है, उसका काम है गुंडागर्दी करना, ठीक है, बदमाशी करना। तो एक आया क्या है, एक साधु आया, और साधु क्या किया है तो साधु के भेष में लेकिन काम वही कर रहा है। मतलब जब उसी के जैसा काम कर रहा है, जब उसको पता चलेगा कि मेरे ही जैसा काम कर रहा है, तो अब ये उस भेष में है उससे कोई मतलब नहीं है, वो कौन सा मटेरियल है उससे कोई मतलब नहीं है, काम उसके जैसा कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन करना शुरू कर देगा। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो देखिए अब चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज के फील्ड में चार्ज पार्टिकल को अगर इंटरेक्ट होना है, अट्रैक्शन और रिपल्सन होना है, तो वो चार्ज के ही फील्ड में जाएगा या फिर मैग्नेट के फील्ड में जाएगा, क्योंकि मैग्नेट भी मूविंग चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रो और मैग्नेट ये दोनों फील्ड को मिला देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसीलिए अगर चार्ज को टेस्ट करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ही ले जाना होगा, किसी और फील्ड में हम लोग इसको नहीं ले जा सकते हैं। तो अगर हमको ये पता करना है कि इस मार्कर पे चार्ज है कि नहीं है, तो चार्ज वाला फील्ड में ही ले जाना होगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इसको छोड़ दो। छोड़ने के बाद क्या होगा कि अगर इस पर फोर्स लगने लगा, अब ये कैसे पता चलेगा इस पर फोर्स लगा है, ये अपना मोशन स्पीड बढ़ा लेगा या फिर घटा लेगा या फिर नचने लगेगा, मतलब इस पर फोर्स लगने लगा है, तब कहेंगे कि सर ये तो है मार्कर लेकिन इसमें चार्ज का प्रॉपर्टी है, यानी कि इस पर क्या है, चार्ज आ गया है, ठीक है, ये हम बोलेंगे। तो दैट इज द डिफिनेशन ऑफ चार्ज। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत डिटेल से स्टोरी बना के बताए हैं ये चीज, ठीक है। अब थोड़ा मास के केस में चलते हैं। मास भी क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन मास को हम लोग किस फील्ड में ये करते हैं, किस फील्ड में चेक कर सकते हैं, तो मास को चेक करने के लिए ये फील्ड की कोई जरूरत नहीं, मास वाला ही कोई फील्ड चाहिए, और मास की वजह से जो फील्ड होता है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में ही मास का चेक होता है कि मास है कि नहीं है। लेकिन मास में एक खासियत क्या है कि मास में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, मास में रिपल्सन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकता है। चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चेक किया जाएगा, मास किस में चेक किया जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज द चार्ज। नाउ अगर हम चार्ज और मास के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें कि चार्ज और मास के बीच में अंतर क्या क्या आप बता सकते हैं, एक दो पॉइंट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अगर हम यहां पर दे इस पर चार्ज लिखे और फिर यहां पर लिख ले मास, कि चार्ज और मास, तो चार्ज क्या है, देखिए इसमें दोनों प्रॉपर्टी होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट। और इसमें क्या होगा, सिर्फ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है।
ये क्या होता है, दो तरह का होता है, ठीक है, प्लस माइनस, इसी को प्लस और माइनस, ठीक है, दिखाती है, सिर्फ प्लस नेचर का ही होता है, ठीक है। तो ये हम लोग दिखा सकते हैं कि अट्रैक्टिव भी होता है, इसमें अट्रैक्टिव दोनों होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चेक किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्ट होता है, EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये किस में होता है, ये आपका होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है, ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड में इंटरेक्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, देखिए यहाँ पर मास जो है, अगर आप मूव करवाइएगा, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाइएगा तो उसका मास बदलता है। अगर ये कार है सपोज दैट, और कार अगर जब रुका हुआ है तो उसका मास कुछ और होगा, और जब वो चलने लगेगा तो तब उसका मास क्या होगा, कुछ और हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है m = m0 √1 - v²/c²। यहाँ पर m0 क्या है, रेस्ट मास है, और इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, इसको पढ़ेंगे। v क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है आपका, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि नो इफेक्ट, मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर कोई पार्टिकल है जिस पर चार्ज है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है तब उसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसका मास m है तो उसका मास प्रभावित हो जाता है। लेकिन मोशन की वजह से क्या होता है कि मास प्रभावित होता है बट चार्ज प्रभावित नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसा पॉइंट है जो चार्ज और मास के बीच में क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। कैसे आप लोग करेंगे इन चीजों को, ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया, चार्ज जो होता है आपका वो दो तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव नेचर का होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव नेचर का चार्ज होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव आप लोग धनात्मक पढ़े होंगे और नेगेटिव आप लोग क्या पढ़ेंगे, ऋणात्मक। ये धनात्मक नेचर का चार्ज होता है और साथ ही साथ ये क्या होता है, ऋणात्मक नेचर का आपका चार्ज होता है। चार्ज को हम लोग बोलते हैं हिंदी में आवेश। जो बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम के हैं उनको भी हेल्प हो जाएगा, समझ पाएंगे चीजों को, ठीक है। तो ये चीज होता है। 9 जो सबसे फंडामेंटल चार्ज है नेचर में, फंडामेंटल मतलब बेसिक चार्ज, सबसे कम चार्ज, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फंडामेंटल। फंडामेंटल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल और बेसिक चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये सबसे जो बेसिक है, सबसे फंडामेंटल, यानी कि चार्ज का बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज पर ही बाकी दुनिया की जितनी चार्ज है वो इसी पर डिपेंड करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो इस देखिए इसको हम लोग E- से डिनोट कर सकते हैं। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन E-, माइनस इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, इसका ऐसा यूनिट है चार्ज का, कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। अदर यूनिट भी है, अभी हम तुरंत आपको बताते हैं, ठीक है। दिस इज, और चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, अगर वन प्रोटॉन पे चार्ज, इसको हम लोग E+ लिख सकते हैं। यहाँ पर E- किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को, और E+ किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को। इस पर होता है -1+1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, एक पर माइनस होता है दूसरे पर क्या होता है, प्लस होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन पर हो गया और ये आपका किस पे हो गया, प्रोटॉन पर हो गया। तो ये दोनों आपका चार्ज है जो इसको याद रखना है। और कूलम क्या है, ऐसा यूनिट क्या है इसका, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, ये आपका कूलम है, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर, और इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। थोड़ा नोट कीजिए इसको। अदर यूनिट क्या है चार्ज का, अदर यूनिट में जैसे कि आपका जाएगा CGS, ठीक है। तो CGS यूनिट है, इसको हम लोग इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको स्टैट कूलम के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। तो और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, ESU। ये अदर यूनिट है। CGS यूनिट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर स्टैट कूलम भी बोलते हैं। और 1 कूलम जो होता है 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है, ठीक।
ठीक है, इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 1 कूलम कितना स्टैट कूलम के बराबर होता है, या फिर 1 स्टैट कूलम कितने कूलम के बराबर होते हैं, ये चीज। अदर जो एक और यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं EMU, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इसको हम लोग बोलते हैं। और इसका एक और नाम है AB कूलम, ठीक है, AB कूलम, इसको हम लोग AB कूलम भी बोलते हैं। और 1 कूलम जो होता है वो 10 AB कूलम के बराबर होता है, ये चीज। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जो अदर यूनिट है CGS, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसको हम लोग स्टैट कूलम भी बोलते हैं, AB कूलम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ये 3 तरह के आपको क्या मिल जाएंगे, यूनिट मिल जाएंगे जो आप चार्ज से रिलेटेड है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको। अब कुछ और जो चार्ज की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हम लोग 2 क्लास लगभग करेंगे, 1 घंटे का, एक आधे घंटे का करेंगे। एक और जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज का, कि चार्ज एराइज कैसे होता है, किसी भी बॉडी पर चार्ज का एराइजेशन कैसे होता है, कि अगर कोई ये मार्कर ही हमारे पास, ठीक है, तो इस मार्कर पे चार्ज कैसे आएगा। तो चार्ज आने का सिंपल कंसेप्ट है कि चार्ज अराइजेज ऑन एनी बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होता है, फ्री नहीं होता है मूव करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। तो जो फ्री रहेगा वही ना ट्रांसफर हो सकता है। तो यहां पर सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज एराइज हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि वहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में 2 चीजें आती है। ट्रांसफर होगा कब, जब इन होगा तब भी ट्रांसफर होगा, और जब आउट होगा तब भी ट्रांसफर होगा। अब हम समझते हैं इन का क्या मतलब है। अगर ये कोई बॉडी है, बॉडी का नाम मान लेते हैं A है, और इस बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रॉन आया है। तो मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आया है तो एक चार्ज लेके आया होगा। कैसा चार्ज लेके आया होगा, निगेटिव चार्ज लेके आया होगा। तो सर इस बॉडी पर आपका 1 निगेटिव चार्ज एराइज हो जाएगा सर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया है सर, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर सर चार्ज निगेटिव आ जाएगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन लेके आया है तो इस पर क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज एराइज हो जाएगा इस बॉडी पर। मतलब अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन इन करता है तो उस बॉडी पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव आता है। सिंपल सी कंसेप्ट है, रटना नहीं है कि अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन इन किया है मतलब इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव लेकर आया है, तो लेकर जब निगेटिव आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इस बॉडी पर निगेटिव चार्ज एराइज हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन आउट होता है या फिर लीव करता है, किसी बॉडी को लीव करता है, अगर यही सेम बॉडी है और यहां से इलेक्ट्रॉन लीव किया है, तब इस बॉडी पर कौन सा चार्ज एराइज हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से जाता है तब उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एराइज हो जाएगा। ये ध्यान रख सकते हैं आप। इसका रिवर्स भी पूछा जाता है कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो बताइए कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आया है या फिर गया है, उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन इन किया है या फिर आउट किया है। तो आपका आंसर क्या होगा कि सर पॉजिटिव है तो वहां से लीव किया होगा, क्योंकि पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव कम हो गया है तो ये इलेक्ट्रॉन वहां से चले गया होगा, ठीक है। और अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन आया है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे ही होता है। नो, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्या चार्जिंग से किसी बॉडी को आप चार्ज करते हैं तो चार्जिंग से उसके मास पर भी प्रभाव पड़ता है क्या, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है यस। आंसर क्या है, यस। कि चार्जिंग अगर आप करते हैं, देखिए चार्जिंग है या फिर आयोनाइजेशन है, दोनों एक ही वर्ड है, चार्जिंग या फिर आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का क्या मतलब है, आयन डेवलप करना, प्लस या माइनस, और चार्जिंग का मतलब चार्ज डेवलप करना। तो इसके मास पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर मान लेते हैं कोई बॉडी है उस पर माइनस चार्ज है तो उसका मास m माइनस है। अगर वही बॉडी है उस पर प्लस चार्ज है तो m प्लस है और न्यूट्रल है। तो पूछा जाएगा कि बताइए किसका मास सबसे ज्यादा होगा, तो किसका मास सबसे ज्यादा होगा, जरा सोच के बताइए तो जल्दी जल्दी।
माइनस वाले का बड़ा होगा। क्यों? अच्छा, आप सोचते हैं कि ये बॉडी है तो इस पर m माइनस है, तो m माइनस कैसे आया होगा? तो m माइनस आया होगा सर, एक इलेक्ट्रॉन लेके आया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सर लेके आया है तो लेके आया है, और प्लस है तो क्या है सर, इलेक्ट्रॉन चला गया होगा सर। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन लेके आया है मतलब कुछ मास भी तो लेके आया होगा। 9.1 × 10⁻³ kg बहुत कम है, लेकिन आया तो होगा। और यहाँ पर क्या होगा, लेके गया होगा। तो सर ये लेके आया है, इसका मतलब इसका मास सबसे ज्यादा है, उसके बाद न्यूट्रल का है, उसके बाद m प्लस का है। मतलब जो निगेटिव बॉडी होता है, जो ऋणात्मक बॉडी होती है, उसके मास सबसे ज्यादा होती है, और जो पॉजिटिव बॉडी होती है, धनात्मक बॉडी होती है, उसकी मास सबसे कम होती है। और बीच में किसका होता है, जो न्यूट्रल होता है यानी उदासीन बॉडी होता है, उसका सबसे क्या होता है, बीच में होता है इसका। ठीक है, तो मास भी यहाँ पर क्या होता है, इसका प्रभावित होता है। अच्छा ये बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तीनों पे कितना कितना मास होता है? आप अपने कॉपी में इसको जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, और मुझे भी बताइएगा कि आपने नोट किया है। ठीक है, तो ये चीज है तो मास। अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली बात है कि चार्ज तो तभी एराइज होता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों होता है? ऐसे थोड़ी है सर कि ये दोनों ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा सर। ये आप यहाँ पढ़ा रहे, बोर्ड को छुए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया सर, आप दोनों चार्ज हो गए, ऐसा तो नहीं होता है। बिल्कुल, तो चार्ज एराइज होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों होता है, उसका सबसे एक बढ़िया एग्जांपल है सर, आप इसको अगर रबिंग करेंगे बार बार तो क्या होगा, यहाँ पर इसमें सर चार्ज का आ जाता है दोनों पर। ठीक है, बाल पर भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है। जैसे कि आप क्या करते हैं कि ठंडी के दिनों में अगर पॉलिस्टर टाइप से कपड़ा अगर पहनते हैं, और अगर अंधेरा है और अगर आप उसको क्या करते हैं, शर्ट अगर उतारते हैं, तो एक चिड़चिड़ाहट टाइप की आती है, और वहां पर क्या होता है, एक थोड़ा ग्लो करता है। ठीक है, लाइटनिंग होता है। तो ये किसकी वजह से है, ये चार्जिंग की ही वजह से है। मतलब अगर आप क्या करते हैं, किसी बॉडी को रबिंग करते हैं, तो रबिंग करने से क्या होता है कि चार्ज जनरेट होता है। तो रबिंग इज अ प्रोसेस, फ्रिक्शन इज अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास 3 प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाते हैं। पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन, और तीसरा है इंडक्शन। ये तीनों प्रोसेस के बारे में, यानी कि व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका स्टडी करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए और बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं अपने अनुसार क्या करूंगा, आप लोगों के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा इंप्रूवमेंट भी करने की कोशिश करूंगा।